बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के तीनों दिन जो हैं वो बीत चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन जो हैं वो आपको खुश व खुरम ही गुजरे होंगे, और इस दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और आपने जो ख्वाब अपनी आंखों में बुने हुए हैं उसकी ताबीर आपको देखने को मिले। और लेकिन इस मुल्क के अंदर रहते हुए ईद उल अज़हा के दिनों में भी हमें सियासी तौर पे हिद्दत ही देखने को मिली है बेशुमार मौक़ों के ऊपर, वो सियासी तौर पे हों, मुआशी तौर पे हों, अवामी तौर पे हों, क्रिकेट को लेके हों। बहुत सारी बातें हुई। क्रिकेट को लेके भी हमने हीट देखी कि यानी जिस तरीके से पहले तनकीद की गई और फिर वो ज़ातियात के हमलों तक बात आन पहुँची और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद होने लगी। फिर दो लोगों के बारे में ऐसी बातें हुई कि उसने फिर एक नई बहस को जन्म दे दिया। उसके साथ साथ इन्हीं ईद के दिनों में ऊँटनी वाला मामला हुआ कि जिसके ऊपर कुछ लोग ये कहने लगे ये सियासत हो रही है। फिर हमने ये भी देखा कि कल के दिन भी रावलपिंडी के अंदर एक गधी जो थी वो एक खेत में चली गई और खेत में जाने की वजह से उसके दोनों कान उस मालिक ने काट दिए जो खेत का मालिक था। यानी बहसीयत कौम, क्या हम अपने जो मजहबी त्यौहार हैं वो भी खुश खुरम या अदम बर्दाश्त, या हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है? इन्हीं ईद के दिनों में हमने ये भी देखा है कि सियासी पारा भी हाई रहा। यानी बातें जो थीं एक दूसरे को मुस्बत पैगाम देना चाहिए था, लेकिन उन्हीं दिनों में एक दूसरे को धमकियां भी देते हुए दिखाई दी। खैबर पख्तूनख्वा से धमकी मौसूल हुई, पंजाब ने उसका जवाब दिया, वफाक को फिर से धमकी दी गई, IMF के बारे में बातें हुई और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन जो है वो वफाकी ग्रिड को जो मुंतकिल होती है बिजली उसको भी बंद करने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा जी अगर हमारे वाजबात नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम आपको बिजली भी नहीं देंगे। ये सारी सूरत हाल है। कहाँ तक बात पहुँचेगी, कहाँ तक जाकर एक स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क कब हटेगा? इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, आज के दिन ईद के जो गुज़श्ता 2 दिन गुजरे हैं अवामी, सियासी और माशी तौर पे कैसे पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक तो यासर मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है एक सवा ईद पे कुर्बानी कम हुई है। कम हुई? ये मैं नहीं कहता, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं। ज़ाहिर आपको नज़र आया कि बकरा नहीं मिला, आए ही कम, पहले से 60% जानवर कम आया। लोगों की कुव्वत ख़रीद भी नहीं थी, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पाल सकते। बहुत से जानवर पीछे सैलाब आया जब, आपको पता है कि जी वो क्या हो गया। एक तो ये कुर्बानी पहले से कम हुई और दूसरा अवाम की कुर्बानी तो ईद से बहुत पहले हो गई थी। महंगाई की सूरत में, टैक्सों की सूरत में, और फिर जब ईद के रोज़ और ईद के दूसरे रोज़ ये कहा जाता है कि मुल्क को अच्छी सीधी सिमत पर जाने के लिए, बचाने के लिए हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, सब कुछ जो है वो नचकारी के स्पुर्द कर दिया जाएगा। ये किसी ने नहीं कहा कि 90,000 से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो बेच दी जाएंगी, एकड़ एकड़ पर जो बने हुए हाउस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। मुझे एक बात तो बता दें, एक MNA जो जीत के आता है, जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसको क्या सरकारी रहायश का मिलनी चाहिए? वजीर बनने के बाद लेना अपनी, यार हल्के में जो पैसे लगाता है, सब कुछ करता है, तो ले एक रेंट पे घर, बेचे उन सारी जायदादों को, बेचे उन सारी सरकारी अमलाक को, करें जरा ये DC, AC, SSP, DIG, ये ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े इतने बड़े घरों में रहते हैं, ये रेलवे के मुलाजमीन इतने बड़े घरों में रहते हैं। देखा रेलवे वालों को घर आपने? जी जी, अच्छे तरीके से बेचे ना यार। आम आदमी अगर 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले में रह सकता है, इन्हें क्या आफत आती है भाई? वॉक की सहूलत घर के अंदर होनी चाहिए। ग्राउंड है किस लिए है? बेचे इसको, बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारे, बेचे इसे, बेचकर पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाए। सरकारी गाड़ियां खत्म कर दें टोटल, नहीं काम करना किसी ने, नहीं किसी, कौन मुझे बताएं, मुझे आप दें 20 लाख 15 लाख तनख्वाह तो मुझसे कोई गाड़ी ना दे, गाड़ी ना दे मुझे, मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ईद कौन सी ईद यार? ईद उस वक्त होती है जब आपको कल के मतलब ये पता हो कि कोई बात नहीं, मैं कल बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर लूँगा। जब आपको पता हो कि मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, मैं ईद वाले दिन तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई,
मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला तो मुझे एक सरकारी अस्पताल ले गए। यासर ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों। उस सरकारी अस्पताल में 3.5 घंटे मैं एक चेयर पर बैठा रहा। मुझे किसी ने कहा तारफ़ कराते हैं, मैं कहा हर तारफ़ क्या कराना है यहाँ पे, किसको फ़ोन करेंगे, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना। फिर वहाँ से मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया, कुछ 2 घंटे वहाँ पे रहा, वहाँ से कुछ बेहतरी हुई, फिर मैं घर चला गया। ये है मेरे जैसे लोगों के साथ भी। आम आदमी को मैंने, सफ़ेद पोश को मैंने देखा, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की तो हमने तकसीम करने के बाद गाड़ी में गोश्त रखा, काफ़ी लिफाफे, शॉबर बैग। अशरफ मजीद साहब मेरे साथ गए, मैं था और मज़र था। हम बिल्कुल ये रायवन रोड पे गोश्त तकसीम कर रहे थे तो खुदा की कसम एक सफ़ेद पोश आया, बड़ा सूटेड बूटेड आदमी, कपड़े बड़े अच्छे या नहीं पहने हुए। पता उसने क्या कहा, मेरी नज़र इतना मैं इतना दे रहा तो उसने कहा 2 लिफाफे मिल जाएंगे। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने 2 की बजाय 3 पकड़ा दिए और मैं घर तक रोता हुआ गया कि या अल्लाह, इस बंदे पे ये नौबत क्यों आई। ये हुक्मरानों का काम था यासर साहब, ये उनका काम था। ईद पे इन्होंने कहा लोड शेडिंग नहीं होगी। ये आपको पता ना ईद पे कितनी लोड शेडिंग हुई है, टोडू को दिन कितनी हुई है, आज मरू पे कितनी लोड शेडिंग हुई है। वो टमाटर जो अगले 2 दिन बाद 25 रुपये किलो आपको मिलेंगे, 150 रुपये किलो तक चले गए। और मेरी हुकूमत जो है ना बड़ी खुश थी, हम बहुत ठीक थे। महंगाई बेकाबू, जराइम बेकाबू, बेरोजगारी बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई। और आप यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं। 3 दिन आपको बड़े, पूछे ना लोगों से जाके 3 दिन किस तरह गुजरे हैं, जाके देखें कितने घरों में ईद के रोज भी गोश्त नहीं पका। एक काम किया इन्होंने, सिर्फ एक काम, सफाई बेहतरीन की है, इसको मैं मानता हूँ। किसकी? खजाने की हो सफाई, ये ईद पे जो सफाई होती है ना, और कौन सी करनी, हमारी जेबों की सफाई करके जेबों की सफाई भी टैक्सों में, करके खजाने की सफाई भी, करके हर चीज की सफाई भी। आप बात कर रहे हैं कि ईद के 3 दिन कैसे गुजरे। ये कहे कि ईद के 3 दिन किस हसीयत में गुजरे, सवाए ईद की नमाज के, जो रब्बे ताला के हजूर गिर गिरा के हमने दुआ की, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर कर दे। किसी सियासतदान के लिए दुआ नहीं की, इस मुल्क के लिए की। बिजली हमारी नहीं थी, पानी नहीं, बिजली होगी तो पानी आएगा ना, गैस है नहीं, और कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी के घर गोश्त चला भी गया है, वो पकाएगा किस तरह, धूप में रख दे। मुझे बता देना, जंगल में रहते हैं हम। मैंने कहा एक काम बेहतरीन किया, सड़कों पे सफाई थी, कोई शक नहीं। आज अब वो गंदगी नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, साजिशें जो थी, लेकिन सफाई के तो ये मास्टर है। हुक्मरान कोई भी हो, सफाई का तो मास्टर होता है, चाहे वो जेबों की सफाई कर जाए, चाहे खजाने की सफाई कर जाए, चाहे किसी चीज़ की सफाई कर जाए। और आप लगे हुए यहाँ पे लेक्चर देने। हाँ, एक चीज़ गलत हुई है जो खारस के साथ हुआ है, नहीं होना चाहिए। हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दिल टूटा, लेकिन अब हमें याद ही हो जाना चाहिए, दिल तो हमारे रोजाना टूटेंगे, बल्कि हम टूट गए हैं यार। दिल क्या टूटा, चिकना चूर हो चुके हैं हम। आप साबित बिल्कुल ठीक हैं, आप भी आप प्रोग्राम करते नहीं सोच रहे कि कल की करांगे, घर जाएंगे यार क्या करेंगे। आप इस पोजीशन में हैं कि बेगम बच्चों को गाड़ी लेकर किसी मॉल में जाएं और जाकर खाना खा कर आएँ और आप कहेंगे यार मैंने 1000 में 2000 में कोई चीज़ खा ली है, कोई आइसक्रीम नहीं मिल रही है तो तुझे खाना खान लगे हो, आफरीन। और रात को मैंने कहा चल यार लाइट नहीं आ रही ना, भाई निकलते हैं। अल्लाह की कसम एक चाट मसाले की प्लेट खाई है, 1300 रुपया बिल दिया। चाट का सर चाट एक कल ही खाती है, एक प्लेट तो मैं होकर पूरी परात खानी। कल 5-7 तक आती है। मुझे वहाँ पे बंदा कहता है जी आप तो बड़े शादियाँ मंजूर के साथ कल प्रोग्राम में बड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं कहा यार वो तो सी हजूर तानू खुश करना सिखा रहे थे कि सानू ये भी तानू खुश करना से सी, सानू ये भी करना पैंदा। तो यासर साहब
इस मुल्क में हालात जो है ना वो उस वक्त बदलेंगे जब इस मुल्क के सियासतदान अपने आप को बदलेंगे, जब इस मुल्क में ये फ़ैसला हो जाएगा कि हमने अपने मुल्क की उन अमलाक को तो नहीं फ़रोख्त करना जो हमारी सरमाया है, हम उस अमलाक को फ़रोख्त करें जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत करके, बल्कि इस कौम के ऊपर मुसल्लत करके, जिसका खर्चा कौम देती है, अयाशी हम करते हैं। मुझे एक बात बता दें, आप कितने मरले के घर में रह रहे हैं? मैं रेंट के जो 10 मरला 10 मरले, उसमें आपको घुटन महसूस होती है? नहीं। रात को नींद आती है ना? बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। इस ईद पे जो इस कौम के साथ सलूक किया गया है उसकी कोई इज्जत नहीं। जो सहाफ़ी शहीद किया गया है उसका हिसाब कौन देगा? मेरी आके यहाँ पे वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि मेरी वज़ीर आला छुट्टी के रोज़ भी काम करती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, वोट लिए हैं, इक़्तिदार में हैं, हम भी छुट्टी के रोज़ काम करते हैं, लेकिन ये तो बता दे वो काम करते ही कौन से हैं? लाइट आई, लोगों के घरों में राशन पहुंचा, गरीब को 2 वक्त की रोटी ईद पर मैसर हुई? अगर है तो मुझे बता देना, फिर तो मैं उस काम को अप्रिशिएट करूं। मैं उस काम को फिर जनाब भगने पावा चौंक च खड़े होके, जिमें शादिया मंजूर साहब आए नाल बुआए ने, तुसी बड़े लुडी पाने वाला स्टाइल बनाया सी। बात यह है कि फिर करें ना यासर साहब, इस कौम को ना करें खुदा का वास्ता है। इस कौम को ना इसी पे रखा हुआ है, शाहिद अफरीदी फलां, शाहिद अफरीदी वर्सेस वो क्या यार, मुझे जवाब देना इसकी कौम, इस कौम को जवाब चाहिए कि अगर आम आदमी 5 मरले के घर में रह सकता है तो यार मेरा सियासतदान सबको छोड़ दें यार, सबको छोड़ दें। आज बात ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। जिनके लिए कुल कायनात बनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने घर में रहते थे? कितने घर था? मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे देखा ना घर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का घर कितना था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर कितना था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर कितना था? हज़रत उस्मान गनी, आज भी उनके नाम से सहावत चलती है, आज भी उनके होटल हैं, आज भी उनके पास सारा कुछ चल रहा है, बेशुमार जा रहा है। किस घर में रहते थे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने घर में रहते थे? सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कितना कितना घर था? हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। हमें एक एक कमरे में 3-3 एसी भी चाहिए। हमें एसी जब बंद हो जाए, लाइट अगर खुदा न हाथ से चली जाए, उसे जाती नहीं, वो तो जुदों भी जाती है ना, कोई होर चीज़ ही जाती है, हलाल हो हराम हो। ठीक है, नहीं मुझे बताए ना जरा, जिनकी है, जिनके पाँव की कदमों के खाक के भी बराबर नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम आजमाइशें करते हैं कि हमें बड़े कर दें। लाएं, इन हुक्मरानों को शौक है, इन्हें बिठाएं उन छोटे छोटे घरों में, एक 5 मरले का घर दे दें, 10 मरले का घर दे दें, खत्म करें इनसे ये गाड़ियां, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, अपना पेट्रोल लगाएं। मैं फिर पूछूंगा, इस मुल्क में 1 पैसे का भी कर्जा रहता है? ये कौम फिर आगे होके कहेगी हाँ हम अपने पत्थर पेट में बांधने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मेरे हुक्मरान, मेरे सरकारी अफसरान वो भी पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन वो तो सानू पत्थर मारन डे ने। राना साहब हुक्मरान तो हैं ही, लेकिन मिन हैसल कौम हमारा किरदार क्या है? यानी फैसलाबाद के अंदर आज जो वो माना वाला में, यानी हम एक तरफ ऐलान करते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी मसनूआत ढूंढते फिरते थे ईद के दिनों में, वहाँ पे उन्होंने 2-3 ब्रांड जो पाकिस्तानी थे उसको प्रमोट करने की बात की, मजमूई तौर पे उनकी सेल में भी कमी वाक़ई हुई, लेकिन वो ज़ख्मी सड़क पे पड़ा हुआ है और आप वही मसनूआत उठा के घर लेके जा रहे हैं। अच्छा, इस पे हम पूरी कौम को ज़िम्मेदार न करार दें, ये भी इसके ज़िम्मेदार भी सियासतदान है, हुक्मरान है। हमने ये नौबत क्यों आने दी? हमने अंदर इतनी बेबसी क्यों आवाम के पैदा कर दी? ये तो मुझे बताएं ना। या सर ये बेबसी क्यों पैदा होगी? ये हालात क्यों पैदा करती है? इन हालात के पीछे कौन है? मेरे मुल्क में जराइम का खात्मा किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत। हमारी इस्लाह करना किसकी जिम्मेदारी है?
हुकूमत की। हमें सहूलतें देना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। देता कीजिए फिर। आप बार बार कहते जा रहे हैं हुकूमत की, फिर ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। वो क्यों हम इस आलम में आ गए कि एक आदमी तड़फ रहा है, मर रहा है, हम चीजें छीन के ले जा रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास वो चीज नहीं है। हमें पता है कि कोई मरेगा तो हमें चीज मिलेगी, हमें पता है कि हमें छीननी पड़ेगी चीज मिलेगी, मुफ्त की चीज मिलेगी। इस पे वैसे तो आपने मुल्ज़म पकड़ना हो तो आप उस तरह से निकाल लाते हैं जिस तरह से कोई सोच नहीं सकता। ना पकड़ना हो तो मेकअप पे भी डाल दिया जाता, फिर टेलीफोन ही बंद हो इंदन है, पता चलता किसी और जगह चले गए। ये 2 दिनों में वो ऊंटनी के वाक़े के ऊपर जो आप नज़र में रखिएगा। बिल्कुल, मेरे आलमे उलमा इकराम को चाहिए था इस पे बोलना, और ईद के खुतबात में इस बात का जिक्र करना चाहिए था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े, उस ऊँटनी के वाक़े का तो पता है ना जी, सभी को मालूम। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? मुझे बताएं, किसी सियासतदान का आपने बयान देखा है? देखा आपने बयान? सिर्फ गवर्नर सिंह लगे हुए हैं कामरान। गवर्नर सिंह सियासत है ना। जब ये सोशल मीडिया पे ना आता, जिससे ये सोशल मीडिया, क्या ये टीवी पे आया सोशल मीडिया से पहले? नहीं, ये सोशल मीडिया पे आया और फिर टीवी पे गया, फिर जाके जनाब सारे गवर्नर साहब को भी ख्याल आ गया। क्या ये है कि उसकी जगह 2 ऊँट दे दो? अगर जुर्म की सज़ा ये है, हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारी तबाही है, और दुआ करें हम इस तरफ ना जाएं। हमने आधा रास्ता कर लिया, यहीं से वापसी का रास्ता लेते हैं। कभी कभार हम आगे की तगोदो करते हैं कि आगे बढ़ना, लेकिन आगे सिर्फ तबाही दिखाई दे तो फिर वापसी का रास्ता भी ले लेना चाहिए। नाज़रीन, सियासी मामले के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त बजट की जो मंजूरी है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ MQM जो है वो ये कहती है कि हम सिंध का जो बजट है उसे मुस्तरद करते हैं और वफाकी बजट के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी इत्तेहादी अगर आपस में ही तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं तो बातचीत फिर किस पैराए के अंदर हुई और किस सतह पर हुई? अगर तमाम अफराद को एतमाद में नहीं लिया गया, इत्तेहादियों को ही एतमाद में नहीं लिया गया, तो अपोजिशन के जो सिफारिशात हैं फिर उसके ऊपर अमल दरामद किस तरीके से होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप कहा ही जा रहा है कि बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि मामलात डायलॉग के ज़रिए हल हो सकते हैं। अभी भी वक्त है और बजट के पास होने में कुछ दिन बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से, उनको एड्रेस किया जा सकता है। इस बजट के अंदर कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। अभी बजट पास नहीं हुआ, पास होने में वक्त है। राना साहब, क्या आप समझते हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान लेंगे? क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं वो हुकूमत की फैमिली का हिस्सा है और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपोजिशन में जाएंगे। देखिए, मेरी जो मौलाना साहब के बड़े करीबी लोगों से बात हुई है, जिस पे वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया हुकूमत के साथ जाने से। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत भी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम भी खिलाएंगे जिस तरह हमें खिलाया गया। बकौल उनके आगे क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मौलाना साहब के करीबी लोगों ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा, पता है ना आपको, सेनेटर साहब ने भी कहा। जी जी। अच्छा, मेरी भी बात हुई कुछ लोगों से तो उन्होंने भी यही बात। शर्मिला साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मामला तय हो सकते हैं, अभी वक्त है। लेकिन एक रोज़ पहले जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि तमाम के तमाम अदारे जो हैं उन्हें नजकारी कर दी जाए। देखिए जी, ये वज़ीर ख़जाना और PMLN की जो गवर्नमेंट है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम समझते हैं कि पूरी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर
मामलात को आगे चलाया जाए। उसमें ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर की भी एक्सपर्टीज आ जाती है और गवर्नमेंट की भी एक फोरसाइट आ जाती है। वो एक बेहतर तरीका है। हमने सिंध में ये किया, बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। और आपको याद होगा कि अमेरिका में इसी वज़ीर ख़जाना ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ भी किया था कि सिंध में बड़ा कामयाब PPP मोड चल रहा है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उन्होंने खुद भी सराहा था इस बात को। देखिए, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और आप बात करते हैं, सबसे पहले तो स्टेट ले लेना जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है। मुख्तलिफ टाइमलाइन दी गई कि जी मई में हो जाएगा, 30 जून हो जाएगा, नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये देखिए कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। अब जैसे अथॉरिटी है रेगुलेटर, क्या उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इतना इंट्रिकेट ट्रांजैक्शन जो है वो कर, या फिर वही उंगलियां उठेंगी इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अच्छा, अब जो टाइमलाइन दी गई है पहले हफ्ते अगस्त की कि उसमें हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको कौन लेता है, किस तरीके से कर। देखिए, नॉनदलेस मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ और मेरी पार्टी भी इस बात पे यकीन रखती है कि एफिशिएंसी तो बढ़नी चाहिए। हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है ये सर्कुलर डेट, हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। शर्मिला फारूकी साहबा, सवाल ये है कि आपके मॉडल के ऊपर अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं होती तो फिर पीपी का स्टैंड क्या होगा? देखिए जी, मैं राना की कॉन्फ्रेंस भी सुनी है और कल भी वो कहीं गुफ्तगू थे तो मैंने होने के लिए तो हो चुकी हैं, उनका खात्मा जरूरी है। अब ये बात वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, ये हमारे मंशूर के अंदर शामिल था। सरदारी साहब ने 300 बिलियन जो है वो हम बचा सकते हैं और यही उन जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ वाक़ई ज़रूरत है। ये भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये भी एतराफ़ करते हैं कि जी ये होना चाहिए और ये कामयाब मॉडल है सिंध के अंदर। फिर अब आप देखिए ना कि इस बजट के अंदर भी आपने बिजली की नरखें बढ़ा दी। अब वो बिजली की नरखें जो बड़ी हैं वो बराए रास्त हर तबके के सार्फिन को अफेक्ट करेंगे, बिलखुसूस जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। फिर आपने जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद आपने टैक्सेस का बोझ डाल दिया, जबकि वजीर खजाना साहब ये कहते हैं कि हर तबके को टैक्स देना है और टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए। तो इस स्टेट में उसकी काफी नहीं की जाए, टैक्स इक्विटेबल तो नहीं है। वही तबका बार बार ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहा है जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं या सारी क्लास। आपने टैक्स नेट तो नहीं बढ़ाया, आपने ताजर वो स्कीम शुरू करी जिसके अंदर 3,60,00,000 ताजर हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें से रजिस्ट्रेशन कितनी की हुई है? 31,000 की। इस हिसाब से तो अगले 10 साल लग जाएंगे हमको। इस तरीके से तो मामला चलेंगे ना। बात ये कंप्लायंस, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाती है या कोई चीज है कि उसे करनी है तो उससे कंप्लायंस भी तो गवर्नमेंट ने करना है ना। आपने छोड़ नहीं जाना कि लोगों के ऊपर उसकी मर्जी है। अब आप मुझे बताइए कि वजीर खजाना कहते हैं कि जो इन्फेंट मिल्क है उसको GST लगा दिए। वो कहते जी ये तो आपको पता कौन पीता है दूध। तो अमीर आदमी का बच्चा तो पीता ही पीता है, लेकिन गरीब का भी बच्चा पीता है, वो तो वास्तव तबके का भी बच्चा पीता है, लोअर इनकम ग्रुप वाले भी पीते हैं। वो तो इसका गुजर बसर कर ही सकते। इस मुल्क में जहाँ पर 40% चिल्ड्रन आर मेंटली फिजिकली स्टंटेड, मेल न्यूट्रिशन की वजह, उस मुल्क में आप दूध के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। ये कहाँ की बनता? कितने का? कुछ भी नहीं है। आप आज मैं पढ़ रही थी कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है इंडिया में, उन्होंने कहा जी VIP कल्चर खत्म कर दो, सारे वजीर सब जो है वो बिजली के बिल देंगे। हमारे मुल्क में जहां पर आपका बजट खसारे के अंदर है, जहां आपने अगले साल भी 8,500 बिलियन कर्जे के अंदर लेने हैं, ठीक है, उस मुल्क के अंदर क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर शुरू करते कि बिजली का बिल देना शुरू कर दें, सारी काबीना बिजली का बिल देना शुरू कर दे? क्यों है माफ इनको लिए? अगर एक गरीब आदमी जो है बिजली का बिल आप उससे लेते हैं तो फिर काबीना क्यों नहीं देती है, वजीर आजम क्यों नहीं देते? आई एम श्योर दे कैन ऑल अफोर्ड। राणा साहब, बात कहाँ पे ख़त्म होती दिखाई देती है पीपल्स पार्टी वाली? वोट देंगे, वोट देंगे, सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा। यानी कोई तब्दीली नहीं देखते? कुछ नहीं होगा। इनकी सिफारिशात के ऊपर कोई एक भी तब्दीली नहीं? जिनसे मैं कह रहा हूँ, वो खुद कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया। जिनसे बजट बनाते टाइम नहीं पूछा गया, तो आप मुझे बताएं उनकी सिफारिशात पे अमल होगा? उन्होंने इसाक डार साहब बाहर निकल के कहते हैं कि कौम को बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ,
पीपल्स पार्टी इजलास में जाने, बेशक अलामती तौर पे जाती है, चली जाती है। पंजाब में भी ऐसा ही होता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि हम सियासत को, जमहूरियत को ख़त्म नहीं होना देना, डिरेल नहीं होना देंगे, तो बजट तो मंजूर होना पड़ेगा ना। तो मौलाना के हवाले से जो आप राय रख रहे थे, मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना क्या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में आएंगे? इत्तेहाद में आए या ना आए, मौलाना हुकूमत के साथ ही जाएंगे, लिख लीजिएगा। सब की एक एक ड्यूटी है, सब एक एक ड्यूटी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कब तक? कब तक? जब तक हमें होश नहीं आता। पंजाबी का एक फिक्र है, कहावत है ना, सच आखा ते भज्जन खाखा, डरदी सच ना आखा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो ना ही कहूँ, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, लिखने वाले लिख लेते हैं, जानने वाले जान लेते हैं। यासर साहब, अगर किसी की ड्यूटी नहीं लगी हुई तो वो जेल में है, और वो सबको ऐसी ड्यूटियां लगा रहा है सबकी कि सब भी जो है वो परेशान है कि कर की रहा है। तो वो मुल्कगीर तहरीक चलेगी कैसी देखते हैं कि उसमें क्या हर्डल्स हो सकती हैं? हर्डल्स बहुत सी होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन शायद उस तहरीक से पहले कई और तहरीकें ऐसी चल जाएं जिससे सिर्फ धक्का लगाने की ज़रूरत पेश है। वो धक्का तो लग ही जाता ना। सारी खबरें आज ना लें, अभी हमने 3 दिन और भी प्रोग्राम करना है। ठीक नाज़रीन, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन तनकीद के अंदर अगर आपको ये लगे कि किसी की कारकर्दगी बेहतर है और माजी से बेहतर है और उन्होंने मेहनत की है, तो उस मेहनत को सराहा जाना चाहिए ताकि वो ट्रेंड सेटर के तौर पे वो चीज़ जो है वो अपने तसलसल को बरकरार रख सके। आज जो है पंजाब की तर्जुमान वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पे पंजाब में 18 लाख के करीब जानवर जो हैं वो ज़बह हुए, जिनकी कुर्बानी दी गई। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमारी मैन पावर थी कितनी और कितने हज़ार इजाफी लगाई गई। फिर उन्होंने मशीनरी का भी हवाला दिया कि कितनी मशीनरी हमारे पास मौजूद थी और कितनी इजाफी जो है वह एडहॉकिज़म के ऊपर हमने लगाई। और इस तरीके से आलाइशें जो हैं उनका ख़ात्मा या उन्हें डिस्पोज़ करना, और उसके बाद उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़ेनाइल से सफाई करवाई है और साथ ही साथ अर्के गुलाब का छिड़काव भी करवाया। अब ये किन जगहों पे हुआ ये इसकी डिटेल तो उन्हीं के पास मौजूद होगी, लेकिन बिलखुसूस अगर बात लाहौर और उसके गिरदोनवा की जाए तो लाहौर में माजी की निस्बत सड़कें वैसे ही दिखाई दी हैं कि जैसे ईद के 3 दिनों में कहीं पे त्यौहार के नतीजे में, यानी मजहबी त्यौहार जिसमें कुर्बानी दी गई, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हुई, तो वो शायद कई हफ्तों पहले हुई होगी, यानी आसार देख के तो यही लगता है। तो उसमें मैकेनिज़्म क्या अपनाया गया है? हमें ज्वाइन किया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब दीन साहब ने। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, पिछले साल की निस्बत इस साल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि ये जो काम आपने सफाई के हवाले से लाहौर में किया, राना साहब उससे पहले ये बात कर रहे थे कि काम 2 ही लोगों ने किए हैं, एक वेस्ट मैनेजमेंट ने किया है सड़कों की सफाई का और दूसरा हुकूमत ने किया है जेबों की सफाई का। तो चले, आपके पास क्रेडिट तो मौजूद है, तो पिछले साल की निस्बत इस साल किफ़ायत शारी अपनाइए या ज़्यादा खर्च हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में इस दफ़ा हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत एग्जाम्पलरी जो है वो सफाई का हमने निज़ाम बनाया था। हमने स्पेशल 291 कैंप्स, फील्ड कैंप्स इस्टेब्लिश किए थे हर यूनियन काउंसिल के अंदर, जो लोगों से इंटरेक्ट करते थे। 105 कलेक्शन पॉइंट्स थे, 4000 के करीब मशीनरी जो है वो डिप्लॉय की गई थी इसमें, और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया। हेडक्वार्टर के स्टाफ को भी हमने जोन्स डिवाइड किए हुए थे, वो पिकअप्स के साथ मूव कर रहे थे और जहां लाइसेंस नजर आती थी उनसे कलेक्ट किया जाता था। तो टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया है, हुकूमत का विजन था और इस विजन को हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारा बजट हम इसके ऊपर स्पेंडिंग होती है वो तकरीबन उतनी ही थी जितनी लास्ट ईयर स्पेंड किया गया। मोर एफिशिएंटली हमने काम किया है। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ द एफर्ट और बेहतर टीम कोऑर्डिनेशन
जिसकी वजह से बेहतर लीडरशिप, गवर्नमेंट का विजन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग थी। हमने अपने डिजिटल सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसमें हम AI के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। इवन CM साहिबा खुद जो है वो सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग कर रही थी। तो ये सारी एफर्ट थी जिसकी वजह से ये हुआ है और हमें बड़ी पॉजिटिव फीडबैक मिली है, मीडिया से भी बहुत पॉजिटिव मिली है और पब्लिक से जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक वो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पब्लिक जो सारे हमारे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी कर रही है। बाबर साहब, कोई शक नहीं, मैं तो मैंने आगाज़ में कहा कि आपने वाकई सफाई की और सफाई के निज़ाम को बेहतरीन बनाया। कोई शक नहीं कि चंद एक जगह होंगी मसावाती जहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद उस तरीके से ना किया गया हो, लेकिन 80% से ज़ायद जगहों को बिल्कुल क्लीन किया गया, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो हम जानना चाहते हैं कि ये तो हो गया ईद के मौके पर, ये कब होगा जब सदा ही ये सिस्टम रहे कि वाकई साफ़ सुथरा लाहौर साफ़ सुथरा लाहौर रहे? जी, इसमें ऐसा है कि अभी भी लाहौर में सफाई के निज़ाम को बहुत इम्प्रूव किया गया है पिछले चंद माह में भी, और अब एक ग्रैंड प्लान है सुथरा पंजाब के नाम से, जिसके तहत पूरे पंजाब में तहसील वाइज अर्बन और रूरल एरियाज की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो इस काम को किया जाएगा। तो वो आई थिंक उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे उसको इम्प्लीमेंट होने में। तो ये जब हुकूमत का ये विजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैडम CM का इस विजन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मेरा अपना ख्याल है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एक मैसिव चेंज नजर आएगी और वेस्ट जो है वो कलेक्ट भी होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल का निज़ाम भी अब कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी फाइनल स्टेजेस के ऊपर वो आ चुका है। अच्छा बाबर साहब, एक चीज़ ये बताएगा, LWMC लाहौर में जब से काम कर रही है काफ़ी पुराने अरसे से, यानी एक अरसा पूरा मुहित है, लेकिन बीच में कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है, बीच में नहीं होती, वाजबात की अदायगी के हवाले से बातें होने लगती हैं, फिर कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, फिर कहा जाता है मशीनरी वापस जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मॉडल है, इसकी कामयाबी के पीछे वजूहात क्या हैं, या कभी कभार अगर इसकी नाकामी होने लगती है तो उसमें हर्डल क्या पेश आती हैं? देखिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 3 से 6 साल 7 साल के होते हैं। जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स थे तब भी 7 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम एंड होने वाला हो तो उस वक्त ये चैलेंजेस आते हैं। और पहली गवर्नमेंट में भी जब इनिशियली जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे थे उसके बाद ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बिल्कुल उस वक्त आई, पिछली हुकूमत में ये प्रॉब्लम्स रही, लेकिन अब ये बड़ी हद तक इनको टैकल कर लिया गया है। हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो HR रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर लिया गया है। और जब ये दोबारा इंशाल्लाह पूरे पंजाब में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो इन वो तमाम जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स थे पिछले कॉन्ट्रैक्टिंग से, उनको मद्देनजर रखते हुए नई चीज़ें जो हैं इस कॉन्ट्रैक्टिंग की डिज़ाइन की गई है। तो होपफुली वो इश्यूज जो हैं कॉन्ट्रैक्टर के मॉनिटरिंग के इश्यूज वो सारे इसमें रिजॉल्व हो। अच्छा बाबर साहब, इस दफ़ा कुर्बानी ज़्यादा हुई है या कम? जो आपके दफ्तर से दादोशुमार मिले उसमें कम नज़र आ रहा है, आप क्या तकरीबन लाहौर शहर में ऑन एवरेज 7 से 8 लाख कुर्बानी होती है। और इस दफ़ा जो है पहले दिन कुर्बानी कम थी, सेकंड दिन कुर्बानी बहुत ज़्यादा हुई है और ये एक ट्रेंड हमें डिफरेंट नज़र आया। दूसरा ट्रेंड जो डिफरेंट था वो ये था कि पहले दिन मेजॉरिटी कुर्बानी जो है वो असर की नमाज के बाद हुई है। आई थिंक गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कुर्बानी हुई है। हमें जो कॉल्स आती हैं, हमारा जो अपना फील्ड स्टाफ से फीडबैक मैकेनिज्म है, उस डेटा के मुताबिक ये 2 चेंजेस थी। कुर्बानी पिछले साल के लगभग, हमें फाइनल नंबर कल तक मिलेंगे, लेकिन तकरीबन उसके बराबर ही हुई है। 7 से 8 लाख का नंबर है जो हर साल आता है। तो आप ये क्या समझते हैं कि दूसरे शहरों में आप कहते हैं कि इसका दायराकार वसी किया जाएगा, बजट के हवाले से एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट कर देती है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो आप समझते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल बेहतर है कि सरकारी सतह के ऊपर अगर उसकी निगरानी ना रहे और उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर उसकी बेहतरी हो सकती? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, इस बजट के अंदर जो फंड एलोकेशन की बात है, फंड्स जो हैं वो इस निज़ाम के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं तमाम पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की जुरिस्डिक्शन भी एक्सटेंड कर दी गई है। जैसे पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास सिर्फ लाहौर शहर था, अब लाहौर के साथ हमारे पास शेखुपुरा, ननकाना, कसूर ऐड हो गया है। बाकी डिवीजन्स में भी
डिविजनल लेवल के ऊपर वो जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो गई है, बजट एलोकेट हो गए हैं, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम था जो आपने भी कहा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इसके ऊपर बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो ये इस मॉनिटरिंग, हमारे LWMC के एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग खुद मिल के वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात और इवन चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में मल्टीपल प्रेजेंटेशन इसकी टॉप लेवल तक भी हो चुकी हैं। तो वो निज़ाम जो है वो अब बन चुका है जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग होगी और 7 विलेज कमेटीज होंगी जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इस काम की वेरिफिकेशन भी करेंगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा, गवर्नमेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। इस तरह का निज़ाम जो है वो उसी वक्त बेस्ट चलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जब गवर्नमेंट एज रेगुलेटर भी काम करे, उसका अपना अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम हो और वो पब्लिक फीडबैक बेस्ड हो। KPIs बड़ी स्ट्रिक्टली डिफाइन की गई हैं, उन KPIs के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसकी पेमेंट। आपने सब सुना है, आप अपने तमाम स्टाफ को हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा एक सैलरी भी दे रहे हैं इजाफी या इनाम दे रहे हैं? जी, LWMC में हमेशा से जब ईद अच्छी होती है तो स्टाफ को इनामात दिए जाते हैं। बड़े खुशकिस्मत है आपके स्टाफ के लोग, बड़े खुशकिस्मत है। इस मुल्क में सब उन्हें इनाम मिलेगा, हमें तो बिजली मिलती है महंगी, हर चीज़ महंगी मिलती है। मैं इसमें बहुत शुक्र थैंक यू करना चाहूँगा मैडम CM का भी। तो उन्हें ये भी कह दें बाकी कौम को भी इसी में दाखिल कर दिया है। जी, तो मैडम CM की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है कि तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें काम किया है उन्हें बोनसेस जो हैं वो दिए जाएंगे। देखिए, सख्त गर्मी थी, 49 डिग्री टेम्परेचर था, 20 आवर्स की शिफ्ट के अंदर लोग काम करते थे क्योंकि 60,000 टन तक जो वेस्ट है उसकी कलेक्शन चली जाती है। तो इन सबको हम इन सब हीरोज को मैं दोबारा सलाम पेश करूंगा जिन्होंने इतनी गर्मी में काम किया है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर साहब, DC साहिबा, हम सारे फील्ड में मौजूद थे, इवन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दिन हमारे साथ फिरते रहे हैं। तो बड़े जॉइंट एफर्ट था और जिसकी वजह से ये जो सोचना पंजाब विजन है हुकूमत का, ये अभी तक बड़ा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइएगा कि दूसरे डिपार्टमेंट से या इदारों से आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी मजबूत होती है? यानी बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक सड़क पे सफाई हो चुकी तो उसके बाद PHA वाले जो आते हैं वो ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पे सफाई करते हैं और उसका कचरा जो है वो फिर से सड़क पे दिखाई देने लगता है। तो क्या इस हवाले से कोऑर्डिनेशन मजबूत है कि टाइमिंग फिक्स हुई हूँ कि आपने काम इस वक्त करना है और उसके बाद यहाँ की सफाई हुआ करेगी? जी, इसमें यह है कि देखें, स्पेशली ईद के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे कंट्रोलमेंट बोर्ड्स हैं, हमने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है, कंट्रोलमेंट बोर्ड ने भी कंट्रोल रूम बनाया है, रेलवेज ने बनाया है। तो जहाँ पे भी कोई कंप्लेन आती है, हमें मिली है, वो कैंट के एरिया की है, हम कैंट को ट्रांसफर कर देते हैं, कंट्रोलमेंट वाले हमें भेज देते हैं। तो मिलके ये बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। इस दफा PHA ने बड़ी सपोर्ट दी है, वासा की तरफ से बहुत सपोर्ट आई, जहाँ हमें मशीनरी चाहिए थी वासा ने एक्स्ट्रा मशीनरी दी, PHA के मुलाजिम भी करते रहे। ईद के ऊपर बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही है। उसके अलावा देखें, इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रो करते रहते हैं, LWMC भी ग्रो कर रहा है। अब हमारा कंट्रोल रूम जो है वो तमाम डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। सफाई की जो टाइमिंग्स हैं वो मेजॉरिटी एरियाज के अंदर हमने, जहाँ पे PHA भी काम कर रहा होता है, वो नोटिफाई की हुई है। तो कुछ जगहों पे बिल्कुल ये इशू भी आता है और इसको रिजॉल्व भी किया जाता है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसके तहत ये काम हो। अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसके तहत ये काम हुआ। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, दीन साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मुझे राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।